नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं चंद्रायन गुट्टे में पेश आए आतिश ज़दगी के वाक़ये से। जी हाँ नाज़रीन, पिछले कुछ महीनों से हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है आतिश ज़दगी के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। 4 दिन कबल एक बड़ा सानेहा हैदराबाद में एक फर्नीचर शोरूम में पेश आया था, जिसमें जो है 5 लोगों की जानें चली गई। इसको हम लापरवाही कहेंगे। देखिए, एक कवायद बनाए जाते हैं, क़वानीन बनाए जाते हैं, एक तरीक़ेकार मुहैया किया जाता है उन इलाक़ों के लिए जो कमर्शियल इलाक़े हैं, तिजारती मराकज़ हैं। वहाँ पर अगर उन चीज़ों की, उन क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो जानी और माली बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना शहरियों को करना पड़ता है। उसी की नज़ीर हमने हालिया दिनों में एक फ़र्नीचर शोरूम में लगी आग से देखी, और फिर आज जो है चंद्रायन गुट्टे के इलाके में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। हालांकि इसमें अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा जो हो रहा है वो निहायत ही तशवीशनाक है। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जिस जैसा यकीनन अगर ये खुदा न खास्ता अगर बर वक्त जो है फायर ब्रिगेड एक्टिव ना होता, बर वक्त फायर इंजन मौके पे ना पहुंचता, और जो है वो एक बड़े शोरूम के पास वाक़े एक ट्रांसफार्मर, बिजली के ट्रांसफार्मर पे लगी आग को फौरी तौर पे बुझाया ना जाता, तो शायद ये इतनी संगीन सूरत हाल हो जाती कि हमें जो है फिर एक और खौफनाक हादसे का जो है सामना करना पड़ता। यकीनन देखिए ज़बीर साहब, ये जो है 2-3 दिन पहले गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान में एक फ़र्नीचर की शॉप में एविट्स पे जो खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें 5 लोगों की जान गई, उसके बाद उसके मतलब है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हम कह सकते हैं कि 3-4 दिन के अंदर आग लगने के मज़ीद 2 वाक़यात पेश आ गए। चंद्रायन गुट्टा से पहले सिकंदराबाद में भी एक वाक़या पेश आया आग लगने का। तो ये जो सूरत हाल है, देखिए इससे पहले आपको याद होगा कि चारमीनार के पास एक मकान में आग लग गई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 19 लोगों की मौत हुई थी। बहुत बड़ा हौलनाक हादसा था। तो उस वक्त जो है 2 चीज़ें सामने आई थी उस वक्त। एक तो मकीनों ने कहा था कि जो है 1 घंटे तक जो है फायर इंजन की गाड़ियाँ मदद मौके पे नहीं पहुंच सकी। मकीनों ने ये शिकायत की थी। जो वाहिद जिंदा बच जाने वाले शख्स और आस पड़ोस के लोगों ने शिकायत की थी कि तकरीबन 1 घंटे तक जो है मुकामी लोग ही जो है आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। एक शिकायत वहाँ पे आई थी। बहरहाल जो है उसके बाद हुकूमत जो है चूँकि 19 लोगों की मौत हुई थी, बहुत बड़ा सानिया था, तो हुकूमत जो है सरगर्म हो गई थी। हुकूमत के वज़रा भी वहाँ पे पहुँचे थे और जो है उन्होंने ये कहा था कि मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए जो गाइडलाइंस मुकर्रर की गई हैं, देखिए गाइडलाइंस तो हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो उन्होंने कहा था कि गाइडलाइंस पे सख्ती से अमल किया जाएगा। बड़ी इमारतों और माजरत में आपको नए गाइडलाइंस भी बनाए गए थे, और जब उस दिन भी हमने बहस की थी कि भाई अगर ये नए गाइडलाइंस पर अमलावारी नहीं होती है तो क्या इकदाम जीएचएमसी उठाएगा, महकूमे फायर जो है ये क्या इकदाम उठाएगा, उस वक्त भी हमने बहस की थी। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए तो अब उसके बाद देखिए मसला हमेशा यही होता है कि अब जैसे कि हम देखते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बहस की ज़बीर साहब, जब बारिश होती है किसी इलाके में पानी दाखिल हो जाता है, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, तो हुकूमत कहती है कि हम जो है इक़दाम करेंगे। शहर में जो है बड़ा इशू है, बारिश के बाद सड़कें झील बन जाती हैं, तो हम यहाँ पे जो है एक प्लान बनाएंगे। एक प्लान बनता है, एक बजट बनता है, वगैरह वगैरह। फिर बात आई गई हो जाती है। फिर उसके बाद फिर बारिश का सीज़न आता है, फिर वही सूरत हाल देखने में आती है कि घरों में पानी दाखिल। तो यही अब सूरत हाल हो गई है। देखिए आज ये शहर जो है इमारतों का जंगल बन गया।
सीमेंट का जंगल, कंक्रीट का जंगल में शहर को तब्दील कर दिया गया और शहर वसी होता जा रहा है, वसी से वसी तर हो रहा है। 27 नए म्यूनिसिपैलिटीज को शहर में शामिल किया गया है, 4 जोन बनाए जा रहे हैं। देखिए, शहर यकीनन तरक्की कर रहा है, तरक्की की तरफ गामजन है, मगर तरक्की के साथ साथ अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। आपने अपनी बात के आगाज में ये कहा सज्जाद साहब के शोरूम ट्रांसफार्मर पर बर्वक्त लगी आग को बचाने में अगर कामयाब नहीं होते तो यकीनन एक बड़ा हादसा वहां पर होता था, क्योंकि उसके जो है उसके अक्ब में जो है एक बजाज का शोरूम है, वहां पर वो शोरूम के पास ये आग लगी हुई थी। यकीनन एक बहुत ठीक खौफनाक, मजीद खौफनाक हादसे का शिकार होने से शहर और शहर की आवाम यकीनन बच गई है, मगर रहनुमायाना खुतूत जिसका ऐलान GHMC की जानिब से किया गया था उस पर अमल आवारी हो रही है या नहीं हो रही है, यह सबसे अहम मसला है। इसकी निगरानी के लिए क्या हुकूमत की जानिब से, खास तौर पर शहरी इंतजामिया की जानिब से कोई कमेटी तश्कील दी गई है, कोई कमीशन बनाया गया है? देखिए, ये सर्वेलांस नागुज़ेर है, निगरानी जिस किस्म से होनी चाहिए इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए, क्योंकि आने वाले जो अयाम है, आने वाले जो महीने हैं वो गर्मा के महीने हैं। गर्मा के महीनों में इस तरीके के हादसात में के खदशात में ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो क्या इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जिस किस्म के इक़दामात की जरूरत है, क्या वो शहरी इंतजामिया वो इक़दामात उठा रहा है? क्या रियासती हुकूमत शहरी इंतजामिया के उठाए जाने वाले इक़दामात की हिमायत में खड़ी हुई है या उसकी रहनुमाई कर रही है? तमाम चीजें बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो हमने जो है बात को शुरू किया था चार मीनार के पास एक मकान में होने वाले आग के हादसे से। हैदराबाद के जो जिम्मेदार वज़ीर हैं, जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर हैं पूना प्रभाकर, उस वक्त उन्होंने उस मकान का दौरा किया था और वहाँ खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि हम आइंदा शहर में किसी इमारत में आग ना लगे इसके लिए इक़दाम किए जाएंगे, रहनुमायाना उसूल बनाए जाएंगे और जो है हर इमारत पे ये पाबंदी लगाई जाएगी कि वो अपनी इमारत की हर मंजिल पे आग बुझाने के जो भी इंतजाम है, साजो सामान जो होते हैं, चाहे वो पानी का जो है नज़्म हो, चाहे वो जो है गैस सिलेंडर्स हों, आग बुझाने वाले गैस सिलेंडर्स हों। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हर फ्लोर पे जो बड़ी हमा मंजिला इमारतें हैं, जो कमर्शियल जो है इलाके हैं, कमर्शियल इलाकों में, गुंजान आबाद इलाकों में जो हमा मंजिला इलाके हैं जिसमें लोग आते जाते हैं, बहुत गहमा गहमी होती है, तिजारती मराकज़ हैं, उन इमारतों को पाबंद किया जाएगा कि वो अपने हर फ्लोर पर पानी के पाइप जो है नस्ब करें और उसका जो है कनेक्शन अलग से दिया जाए, ताकि कभी भी किसी भी किस्म के नागहानी सूरत, ख़ास तौर पे आग लगने के वाक़े पे लोगों को फौरी पानी अवेलेबल हो उस पाइप से। एक बड़ा पाइप लगाया जाएगा। ये हिदायतें सब कुछ किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि आए दिन, देखिए जैसा कि हमने कहा कि हैदराबाद एक जो है बहुत बड़ी आबादी का मरकज़ बन गया है, इमारतों का जंगल बनता जा रहा है हैदराबाद। 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी शहर ने जो है अपने बाहों में समेट ली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम देखते हैं, आप कोकापेट का एरिया देखेंगे, आप गच्छी बौली का एरिया देखेंगे, आप अमीरपेट का एरिया देखेंगे, आप निज़ामपेट का एरिया देखेंगे, आप जिन जिन इलाकों को, कटपल्ली का एरिया, आप ये इलाकों को देखेंगे, फिर आप एलबी नगर के पास वाले इलाकों को देखेंगे, फिर आप जो है उन इलाकों को देखेंगे जो नई आबादियाँ बस रही हैं, चाहे शमशाबाद के आगे के इलाके को, ये शहर हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, उन सारे इलाकों में आज हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन से इमारतें उगाई हैं, हमा मंजिला 10-10 मंजिला, 15-15 मंजिला, 20-20 मंजिला इमारतें। आज ये शहर के अतराफ अकनाफ के इलाके इतनी बुलंद इमारतों के मरकज़ बन गए हैं। आपने 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत बना दी, गोया आपने इस इमारत में 10,000 20,000 आदमी के रहने का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन उन 10,000 20,000 लोगों की हिफाजत के लिए आपने उस इमारत के बनाने वाले बिल्डर को क्या हिदायत दी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बल्दिया जो है किसी भी इमारत की तामीर की इजाज़त बल्दिया देता है एक गाइडलाइन के मुताबिक। यकीन। तो इस गाइडलाइन में क्या
आग जैसी नागहानी सूरत हाल में आग को बर वक्त बुझाने के लिए उस इमारत के मकीनों के पास जो है आग बुझाने के सामान की दस्तयाबी का जो है कोई इंतज़ाम किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो है अपनी जगह बरकरार है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जब आग लगती है तो भैंस छिड़ती है, फिर उसके बाद यही हो जाता है कि वाक़या सानहा ख़त्म हुआ, लोग भूल भाल जाते हैं। 3 दिन से हम देख रहे हैं ज़बी साहब कि नामपल्ली में एक फर्नीचर के शोरूम में आग लगी, उसमें 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। और हर दिन मरने वाले की हिस्ट्री बयान की जा रही है कि वो कैसे, उसकी फैमिली क्या है, क्या मुसीबतें हैं, क्या परेशानी है। लेकिन कोई ये इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहा है कि जब आग लगती है तो वहाँ फंसे लोगों को बचाने के लिए या फिर उस आग को फौरी तौर पे बुझाने के लिए उस इमारत के देखिए, यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फायर इंजन के आने तक आपको टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा। ट्रैफिक के भी आजकल बहुत मसाइल हो गए हैं, आप शिकायत नहीं कर सकते। वो इमीडिएट भी अगर फायर इंजन निकलता है फायर स्टेशन से तो उसको पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाता है आराम से। करीब से करीब तर भी है तो आधे घंटे का तो आप पकड़ लेंगे। बिल्कुल। तो अब ये होता है कि उसके पहुंचने तक आपके पास क्या इंतजाम हैं। देखिए, बाज़ वक़्त होता ये है कि अब जैसे फर्नीचर की दुकान थी, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक छोटी सी जो है एक सोफ़े पे या किसी चीज़ पे जो है आग लग गई थी, उसको बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन चूँकि सारा सामान लकड़ी का था, वहाँ पे जो है हाईली इन्फ्लेमेबल जो है अशिया थी वहाँ पे, जिसमें जो है रबर थे, जिसमें जो है स्पॉन्ज, ये सारी वो जो चीजें इस्तेमाल होते हैं, मतलब प्लाईवुड की चीजों में, फर्नीचर में जो इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स वगैरह भी वहाँ पर स्टोर किए हुए थे। बिल्कुल, नीचे कारखाना भी था। देखिए आप देखिए, ये हैरत अंगेज बात है। हालांकि सख्त हिदायत इस बात की है तमाम ये खास तौर पर ये बड़े बड़े शोरूम्स जो होते हैं उन्हें अपने सेलार्स में इस तरीके की सरगर्मियां नहीं करने की जो है उन्हें मना किया गया है। ये सख्त खिलाफ वर्जियों में इसको शामिल किया जा रहा है। गोदाम जो बनाने का है, गोदाम जो है सेलर में नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके के अहकामात जो है GHMC की जानिब से जारी किए जाने के बावजूद भी उस इमारत में गोदाम जो है सेलर में बना हुआ था, वहां पर आपने जैसा कहा कारखाना भी था और वहां पर जो है सरगर्मियां भी चल रही थी। वहां पर कुछ लोग वॉचमैन वगैरह उसकी फैमिली वहां पर रह भी रहे थे। तो ये तमाम चीजें एक साथ जो है वो आबैल मुझे मार के मुतरादिफ इसको हम समझ सकते हैं। यकीनन जो वाकया, जो हादसा पेश आया है सज्जाद साहब, वो निहायत अफसोसनाक वाकया है। इस तरीके के वाकयात के सद्भाव के लिए हुकूमतों को बड़े पैमाने पर कोशिश करनी चाहिए। शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए हुकूमत को मुतहरिक होना चाहिए। देखिए, तमाम चीजें जो हैं वो इन्हिसार करती हैं हुकूमत के रवैये पर, शहरी इंतजामिया के रवैये पर तमाम चीजों का इन्हिसार होता है। किस तरीके का फैसले लिए जाते हैं, बातें तो बहुत की जाती हैं, रिफॉर्म्स की बातें की जाती है। इस तरीके के हादसा पेश आने के बाद आपने चारमीनार का वाकया पेश किया और उस जो सिटी इंचार्ज, शहरी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर का वहां पर दौरा, फिर उसके बाद वो बड़े बड़े ऐलानात जिस तरीके से किए गए थे, अगर उन ऐलानात पर अमल आवारी हो जाती तो ये जो नामपल्ली में जो वाकया पेश आया वो वाकया पेश नहीं आता। तो ये तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है। हुकूमतों को भी चाहिए सिर्फ ऐलानात तक, वाकया पेश आने के बाद अवाम को ठंडा करने के लिए या अवाम की नाराजगी को खत्म करने के लिए ऐलानात करने के बजाय शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए इक़दामात उठाए जाने चाहिए। यह बड़ा अफसोसनाक वाकया नामपल्ली पर पेश आया। फिर चंद्रायन गुट्टी के करीब में जो शोरूम के पास में अप में जो ट्रांसफार्मर पर बर वक्त अगर मुतहरिक नहीं हो जाता अमला, फायर इंजन वगैरह वहां पर पहुंचते, बर वक्त नहीं पहुंचते और वो आग पर काबू नहीं पाते, तो एक दूसरा बड़ा सानेहा हैदराबाद में पेश आ सकता था। नाज़रीन, हम रुख करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की तरफ। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन, देखिए, अदालतों पर से आवाम का भरोसा उठने की अहम वजूहात क्या है? वो वजूहात क्या है कि अदालतों में फैसले जो है आस्था की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद
पर, अपने अकीदे की बुनियाद पर जो फैसले अदालतों से किए जा रहे हैं वो जो है उससे जो बड़े पैमाने पर मुल्क के आइन की खिलाफ वर्दी जो हो रही है, वो खिलाफ वर्दियों की वजूहात हमें समझ में आती है जब हम जस्टिस GR स्वामीनाथन को देखेंगे। जिस उनको 4-4.5 साल का वक्त उनके लिए बाकी है अभी। स्वामीनाथन ने एक 26 जनवरी के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो बाबा की जो मेरी खिदमत है, मेरी सर्विस जो है, वो सर्विस के दौरान जो है मैं अपने दिल में सनातन धर्म को रखूँगा। आपको सनातन धर्म की बुनियाद पर जो आपको कुर्सी जो मिली है, जज की जो कुर्सी मिली है, वो सनातन धर्म की बुनियाद पर नहीं मिली है, वो कुर्सी मिली है आइन की बुनियाद पर। आप वो कुर्सी मिली है जमहूरियत आइन की बुनियाद पर, आपको वो कुर्सी मिली है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए आपको उस कुर्सी पर फायज किया गया है। अगर आप अपने मजहब को अपने सीने में रखकर अगर खिदमत अंजाम देंगे तो फिर आपके मजहब को नहीं मानने वालों के साथ आप किस तरह इंसाफ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि GR स्वामीनाथन के खिलाफ में जो है इंडिया ब्लॉक की एक टीम जो है पूरे अराकीन पार्लियामेंट ने न सिर्फ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई को उनके खिलाफ में एक बड़ा मकतूब भी लिखा था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और वो खुलेआम बैठकर इस बात की ऐलान करते हैं कि वो जो है आने वाले अपने जो 4-4.5 साल की खिदमत है बहैसियत जज, वो खिदमत जो है अपने दिल में सनातन धर्म को रखकर वो खिदमत अंजाम देंगे। जी सजा साहब। जी देखिए, सबसे अहम बात यही है कि जस्टिस GR स्वामीनाथन के बारे में कहा जाता है कि इससे पहले भी 4-6 महीनों के दरमियान में या 1 साल के दरमियान में उनके रिमार्क्स ऐसे आते रहे हैं कि जिससे जो है एक बेचैनी वहाँ पे समाज में पैदा हुई है। ख़ास तौर पे जो है दलितों को लेके उनके रिमार्क्स को भी जो है बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया है। देखिए, एक चीफ जस्टिस अगर हाई कोर्ट का जो है, अगर एक जज हाई कोर्ट का अगर इस तरह की बात करे एक प्रोग्राम के दौरान में कि मैं जो है सनातन धर्म को अपने दिल में रखता हूँ और इसी की पासदारी करूँगा और बाकी ज़िंदगी भी जो है सनातन धर्म की जो है दिल में जो है अकीदत रखते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, गुजार लें, वो आपका मजहब है, आपको उस पर कोई किसी ने रोका नहीं है। आप बहैसियत जज खिदमत अंजाम दूंगा ये दिल में रखकर, तो ये जो है इससे जो है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, इस तरीके के खदशात पैदा होंगे। बिल्कुल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, कदरें क्या है, आइन की कदरें क्या है। आइन की बुनियादी कदर यही है कि आप जो है इंसानी, मतलब है कि आप मसावत को जो है आप मसावत के पाबंद हैं। जी। आइन की कदर, अगर आपने आइन पे हाथ रख के हलफ लिया है जज की ओहदे पे जाने से पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मसावत को तरजीह देंगे। आप अपने मज़हब से उठकर, अपनी जो है आस्था से उठकर, अपने अक़ीदे से उठकर जो है कानून के जो है जो रूल्स हैं, कानून के जो कवायद हैं, उसके मुताबिक आप फैसले करेंगे। सेक्युलरिज्म की पासदारी आपकी जिम्मेदारी है। सेक्युलरिज्म क्या है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि सेक्युलरिज्म यही है कि इस मुल्क में हर मज़हब के शख्स को उसके हुकूक हासिल हैं और कोई भी यहाँ पे किसी के साथ तासुब नहीं बरत सकता। सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि सब जो है तमाम मज़ाहिब के लोग एक हैं और उनकी जो है पासदारी करना हर एक की जिम्मेदारी है। उनकी जो है एहतराम करना, उनके जो है मज़हब का, उनके अक़ीदे का, उनके ख़यालात का, उनके जो है जो भी उनके अपने जो है मामलात हैं उसका एहतराम करना। जब आप किसी आईनी ओहदे पे जाते हैं, चाहे वो जज का ओहदा हो, चाहे वो कलेक्टर का ओहदा हो, चाहे वो SP का ओहदा, हिंदुस्तान में किसी भी सरकारी ओहदे पे अगर कोई शख्स जाता है तो फिर वो पाबंद हो जाता है कि आइन और सेक्युलरिज्म की पासदारी का पाबंद हो जाता है। चाहे वज़ीर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे जो है दीगर जो है ओहदेदार हों, चाहे आइनी ओहदों पे फाइज लोग हों, चाहे अदलिया के ओहदे पे फाइज लोग हों,
चाहे जो है किसी इंतज़ामिया के अहदे पे फाइज लोग हों, ये सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के हर शहरी के हुकूक़ की पासदारी करें और किसी के हुकूक़ को जो है मुतासिर किए बगैर आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। तो अब यहाँ एक जज हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का, खुलेआम अगर ये कहता है कि मेरे दिल में सनातन धर्म है, यकीनन हर एक का अपना मजहब है, हर एक के अपने दिल में उसका मजहब है, मजहब घर की हद तक जी आपका पर्सनल। आप जब कुर्सी सदारत पे फायज है, जज की कुर्सी पे जब तक आप बैठे हुए आप मजहब से बालातर है, बिल्कुल, जात पात रंग और नस्ल से आप बालातर है जी। आप किसी भी किस्म के भेदभाव आप अपने दिल में रखकर अगर आप कुर्सी जज की कुर्सी पर अगर बैठे हैं तो फिर आपसे इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती। यही पस मंजर में इंडिया ब्लॉक के अराकीन पार्लियामेंट ने BR गवाही, उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में शिकायत भी की थी। हालांकि शिकायत करने के बावजूद जो है इस किस्म के रिमार्क्स कसने वाले, हालांकि जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि वो जो दलित बरादरी है, दलित कबायली SC STs हैं, OBCs हैं और अक़लियतें हैं, उनके ताल्लुक से एक मखसूस जहन सोच के साथ के जो रिमार्क्स निकलते हैं ज़बान से, उस तरीके के रिमार्क्स GR स्वामीनाथन ने कसे हैं माजी में, उसी के हवाले से जो है उनकी शबीह काफ़ी मशकूक थी। मगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना, पब्लिक प्लेट 26 जनवरी के मौके पर देखिए सारा मुल्क जहां पर जो है जमहूरियत की बालादस्ती का नारा लगा रहा है, सारा मुल्क जहां पर जो है सारी दुनिया की नजरें जो है हिंदुस्तान की अजीम जमहूरियत पर, सकाफत पर टिकी हुई है, ऐसे मौके पर GR स्वामीनाथन का ये बयान के मेरे माँ बाप की जो खिदमत है बहैसियत जज, बहैसियत कानूनदा, माँ बाप की जो खिदमत है वो मैं अपने दिल में सनातन धर्म को रखकर वो अंजाम दूंगा, इस तरीके का बयान जो है मुल्क के आइन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। मुल्क की जो छवि है आलमी सतह पर, जिस पर सारी दुनिया की नजरें 26 जनवरी के दिन टिकी हुई थी, उस छवि को मुतासिर करने का काम किया जा रहा है। ये खबर किसी और रियासत से, अगर शुमाली हिंदुस्तान से ये खबर आती तो मतलब कुछ तशवीश की बात नहीं होती, मगर ये खबर मद्रास हाई कोर्ट से है। मद्रास हाई कोर्ट से साउथ में भी, जुनूब में भी अगर ब्यूरोक्रेसी में, जजों में इस तरीके का जहर, फिरके वारियत का जहर इस तरीके से सरयत कर जाएगा तो फिर आप देखिए इंसाफ की उम्मीद लेकर जो है दबे कुचले माखलियतें हैं वो कहाँ पर जाएंगे, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे। यकीनन देखिए सबसे बड़ा सवाल है, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे कि जो है जस्टिस GR स्वामीनाथन का ये कमेंट जो है, यकीनन आपने जो है एक अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई कि 26 जनवरी दुनिया मना रही थी और आप जो है एक प्रोग्राम में शिरकत करके उसी 26 जनवरी के जश्न जमहूरिया के मौके पे जो है दारा फाउंडेशन, चेन्नई में दारा फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में, एक फंक्शन में शरीक होके आप जो है अपनी आस्था, अपनी जो है अकीदे, अपनी जो है जहनीत को उजागर कर रहे थे। मतलब एक है आप जज हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं ठीक है, अगर आपका अकीदा, यकीनन आपका अकीदा है, आप सनातन धर्म का जो है एहतराम करते हैं, आप कहते हैं कि मेरा दिल जो है धड़कता है सनातन धर्म के लिए, तो बिल्कुल आप आज़ाद हैं उसके लिए, आप जाइए, जज की कुर्सी आपके लिए सूटेबल नहीं है। सीधी बात है, यही बात है कि कोई भी हर आदमी आज़ाद है अपने मज़हब पे जो है इस मुल्क में अपने मज़हब पे जो है अमल करने के लिए, लेकिन जब वो आईने ओहदे पे बैठता है तो वो आज़ाद नहीं रहेगा, उसको इंसाफ के तकाज़ों पे जो है नज़र रखनी होगी। वो ये नहीं देखेगा कि उसके सामने दलित है, उसके सामने मुसलमान है, उसके सामने सिख है, उसके सामने ईसाई है या फिर उसके सामने कोई और है, कोई और। देखिए इनके बारे में मुसलसल ये खबरें आ रही हैं और इस जो है बयान के बाद भी ये कहा गया है कि वो हमेशा से कास्ट, रिलीजन, सोशल जस्टिस और फिर द्रविडियन पॉलिटिक्स जो वहाँ की जो है तमिलनाडु की या जनूबी हिंद की पॉलिटिक्स है, उस पे वो तनकीदें करते रहे हैं, उस पे वो रिमार्क्स कसते रहे हैं। ये जो है शिकायतें उनके ताल्लुक से आई हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने भी बाज़ाब्ता सदर जमहूरिया और बाज़ाब्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मकतूब लिख के
इनकी शिकायत की है, फिर भी ये जो है अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। जी। मतलब समझा ये जा रहा है कि एक जज होने के बाद अगर इस तरीके के रिमार्क, तो दो वजूहत हो सकते हैं इसके, या फिर इस तरीके के बयानात के ज़रिए बीजेपी की आला क़यादत की नज़र में आने की कोशिश है, या फिर हो सकता है कि जस्टिस BR स्वामीनाथन को भी ख्वाहिश पैदा हो गई है कि वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से वो खिदमात अंजाम देना चाह रहे होंगे। तो शायद हो सकता है कि इस तरीके के बयानबाजियों से जब RSS और RSS की नज़र पड़ेगी उन पर, वो RSS के करीबी हो जाएंगे, तो फिर यकीनन किसी ना किसी किस्म की सिफारिश होगी, या फिर रिटायरमेंट के बाद किसी रियासत के गवर्नर बना दिए जाएंगे, या फिर किसी कमीशन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाएगी, या फिर रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द वो पहुंचेंगे और किसी एक बड़ी बेंच की क़यादत भी हो सकता है, मुमकिन है उनसे कराई जा सके। तो यकीनन आप अपने शख्सी ज़ाती मफादात के लिए, ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसाफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस मुल्क का आइन आपको इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप इंसाफ के साथ खिलवाड़ करें। इस तरीके के बयानात के ज़रिए इंसाफ की जो उम्मीदें अक़लियतों में, दबाव में, दबे कुचले SC ST OBC में जो उम्मीदें अदालत से वाबस्ता है, उन उम्मीदों को इस तरीके से आप चकनाचूर नहीं कर सकते। खा वो GR स्वामीनाथन हो या कोई और जज हो, उन्हें इस बात का हरगिज़ इख्तियार नहीं है कि वो जज की कुर्सी पर बैठकर अपने दिल में अपने जो तरीक़ेकार है, इंसाफ के तकाज़े हैं, वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो मराद, जो सहूलतें, जो तरीक़ेकार, जो आइन उन्हें दिया गया है, उससे हटकर आप दिल में सनातन धर्म रखकर अगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो तकाज़े पूरे नहीं होंगे। नाज़रीन, हम रुख करते हैं पटना की तरफ, जहाँ पर एक नीट की कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट जो है, उसकी अस्मत रेजी कर दी गई, बेदर्दी के साथ उसको मारा पीटा गया, उसको ज़दोकोब किया गया, उसको ज़ख्मी किया गया। हालांकि पुलिस की जानिब से इस बात का इनकार किया जाता रहा, पटना पुलिस की जानिब से, बिहार पुलिस की जानिब से इस बात का इनकार किया जाता रहा कि वो मर्डर है, उसमें किसी किस्म की कोई अस्मत रेजी नहीं हुई। मगर जब वो मासूम का, वो लड़की का जब पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम में इस बात का इंकशाफ होता है कि उसके साथ, मुतवफ़ी के साथ अस्मत रेजी की गई थी और उसके मुतअद्दिद ज़ख्म जो है उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़े हुए हैं। बड़ी बेरहमी के साथ उसके साथ ये सलूक किया गया है। एक मामूल बन गया है शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में, और ये जहर तेज़ी के साथ जनूबी हिंदुस्तान में भी तेज़ी के साथ फैल रहा है कि ख़वातीन और लड़कियों की अस्मतें और जानें महफूज नहीं हैं। शुमाली हिंदुस्तान में एक वतीरा था, अब ये वतीरा ये यहाँ पर भी पहुँच रहा है। तो आए दिन किसी न किसी तरह से इस तरीके की खबरें हमें मौसूल होती हैं, और हम दिल पर पत्थर रखकर सियासत TV के नाजरीन को ये खबरें सुनाते हैं कि किसी मासूम की अस्मत लूट ली गई, किसी मासूम को जान से मार दिया गया, किसी लड़की का, किसी खातून की इज्तिमाई अस्मत रेजी हुई। इस तरीके की खबरें हम दिल पे पत्थर रखकर सुनाते हैं। हम समझ में नहीं आ रहा है कि वो रियासती इंतज़ामिया क्या कौन सी अफीम की गोली खाकर सो गया है, क्या मरकजी हुकूमत को यह नजर नहीं आ रहा है, क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या फिजूल नारा है वो। ये तमाम चीजें जो है उस वक्त दिल में, हमारे दिल से निकलती है, हमारी जबान पर आती है जब इस तरीके की खबर हम अपने नाजरीन को सुनाते हैं। जी सज्जा साहब। जी देखिए, ये जो वाकया है नीट के स्टूडेंट का पटना में, वो जो है नीट की कोचिंग के लिए गई थी, और जो है ये 3-4 दिन पुराना, एक हफ़्ता बल्कि 1 हफ़्ता पुराना वाक़या है। उस लड़की का रेप हो जाता है, इज्तिमाई अस्मत दरी की जाती है और फिर उसको मर्डर कत्ल कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ अलमिया ये है, अफसोस का मकाम ये है कि पुलिस ने पहले दिन से केस को दबाने की कोशिश की है। बिहार पटना की पुलिस ने पहले दिन से उन्होंने ये कहा कि लड़की का रेप नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मर्डर का मामला है, रेप का मामला नहीं है। जबकि पूरा मीडिया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, हम तो कौमी मीडिया की बात ही नहीं करेंगे, सोशल मीडिया चीख चीख के बात कह रहा था कि उस लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, फिर उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। देखिए, हम देख रहे थे कि उस बच्ची के जो है माँ बाप के घर में बहुत बड़े बड़े लीडरान जो है जा रहे थे, वहाँ के ख़ास तौर पे बिहार के जो अपोजिशन के हैं,
तेजस्वी यादव और जो है और भी दीगर लीडरान को हमने जो है सुना। वो लोग गए थे, उन लोगों ने कहा कि इंसाफ होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, बहरहाल जो है बाद में उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो है पुलिस की बात झूठी साबित हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया कि उसके साथ गैंगरेप भी किया गया और मरने से पहले उसको इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंतहाई तशद्दुद करके उसको जो है कत्ल किया गया है, ये बात भी सामने आती है। तो ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। एक बच्ची एक जो है आँखों में जो है डॉक्टर बनने की उम्मीद के साथ वो जाती है पटना अपने जो है कोचिंग के लिए और वो दरिंदगी का शिकार हो जाती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की, देखिए बार बार कहा था तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, कि अगर आप जंगल राज नहीं चाहते हैं तो फिर जो है इस हुकूमत को मुस्तरद करें। जी, अवाम में जो उन्होंने जो मतलब एक मुहिम चलाई थी, इंतखाबी मुहिम, हालिया दिनों में वहाँ पे असेंबली इंतखाबात हुए हैं, तो उस मुहिम में 3 बातें उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा फोकस करके कही थी। एक बात ये कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से जो है बिहार में जंगल राज में बदल गया है बिहार। दूसरी बात उनकी ये थी कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तीसरी बात ये थी कि बेरोज़गारी से परेशान लोग जो है यहाँ से जो है नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। तो उनका जो पहला जो मसला था वो था जंगल राज का। उन्होंने कहा था कि कानून को लोग हाथ में ले रहे हैं, हुकूमत कानून को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई है और फिर यहाँ पे जो है मज़ीद जंगल राज की आवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसीलिए शायद गालिब ख्याल यही है कि वो जंगल राज के जो है वो था, मतलब एक जो थी वो जंगल राज का जो मतलब आगाह करने की कोशिश की जा रही थी बिहार की आवाम को, उसी जंगल राज का एक नतीजे की सूरत में ये मासूम नीट स्टूडेंट का जो है बेरहमाना कत्ल, उससे पहले जो है उसकी असमत रेजी, फिर उसके ऊपर तशद्दुद बर्पा करना, ये तमाम चीज़ें ये उसी जंगल राज की अक्कासी करती है जो इंतखाबात से ऐन कबल इंडिया ब्लॉक के कायदीन ने बिहार घूम घूम कर बिहार की आवाम को आगाह किया था। यहाँ पर अहम बात यह है कि ये कोई सियासी मसला नहीं है। अगर तेजस्वी यादव जाते हैं तो निहायत अफसोसनाक है, एक स्टूडेंट नीट की डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, उसको मुल्क की हमारे आवाम की खिदमत करना था, जो मुल्क आए दिन वबाई अमराज का शिकार हो रहा है। कहीं इंदौर में आलूदगी की वजह से लोग मर रहे हैं और कहीं दिल्ली में तनफुसी निजाम के मुतासिर होने की वजह से, खराब आबो हवा की वजह से लोग बीमार पड़े। तो उन्हीं की मदद के लिए माफ करना, उन्हीं की खिदमत के लिए, उन्हीं की तिब्बी खिदमत के लिए जो है ये काम वो तैयारी कर रही थी और उस मासूम को मतलब दरिंदगी का शिकार बना दिया गया, इज्तिमाई अजमत रेजी की गई, ज़दकोब किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। यकीनन देखिए ये बहुत ही जो है तशवीशनाक बात है, ये बहुत ही जो है काबिल मजम्मत बात है। और इसमें सबसे बड़ी मजम्मत की बात ये है कि जिस बिहार को जंगल राज का जो है टाइटल दिया गया था, उस बिहार की पुलिस उस जंगल राज को, देखिए नीतीश कुमार ने ये कहा था, मोदी ने खुद कहा था, अमित शाह ने खुद कहा था कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव के दौर में था, हमारे दौर में नहीं है। ये उन्होंने कहा था इलेक्शन के दौरान में, जब एक दूसरे की जो है टांग खींची जा रही थी, तो उस वक्त मोदी ने कहा था, अमित शाह ने कहा था और नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि जंगल राज तो लालू यादव का दौर था, अगर तेजस्वी यादव को फिर से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो फिर वो जंगल राज लौट आएगा। तो अब यहाँ अफसोस का पहलू ये है जबी साहब कि पुलिस जो है उस मामले को सिर्फ मर्डर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जी। मतलब ये कि हक़ाइक़ को छुपाने की पुलिस की जानिब से कोशिश किया जाना, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि वहाँ पे जंगल राज है और जंगल राज को कंट्रोल करने के बजाय, जंगल राज को जो है एक सिस्टम में जो है लाने के बजाय पुलिस अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को और वहाँ के हालात को छुपाने की कोशिश करती रही और इस मामले को एक जो है मर्डर का नाम देकर जो है इसको मामूली बनाने की कोशिश करती रही।
जबकि अब ये साबित हो गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि उस लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई, बहुत ही भयानक तरीके से उसके साथ जो है सलूक किया गया। फिर उसके बाद जो है उसको इतना मारा पीटा गया, इतना तशद्दुद किया गया कि उसकी मौत हो गई। तो यकीनन ये एक बहुत ही खौफनाक जो है सूरत हाल है कि देखिए इस तरह की सूरत हाल माजी में यूपी में भी आई थी, उसी बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हाथरस में एक जो है दलित लड़के के साथ इसी तरीके से इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई थी। और फिर आबरूरेज़ी के बाद इतनी बेदर्दी से उसका जो है मर्डर किया गया था कि जब उसकी लाश लेके उसके माँ बाप घर आए थे तो उसकी पूरी हाथों पैरों की हड्डियाँ टूटी हुई थी। इतनी मतलब दर्दनाक जो है मौत दी गई थी रेप करने के बाद उसका। और यही सूरत हाल यहाँ पे भी देखने में आ रही है। ये बहुत हारिफिक है, ये बहुत ही जो है वहशतनाक है, ये बहुत दहशतनाक है। और ज़रूरत इस बात की है कि नीतीश कुमार जो है फजूल की बातें करने के बजाय इस तरह के मामलात को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। देखिए नीतीश कुमार का जो है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक वाक़ये को शायद ही जो है लोग फरामोश कर सकें कि उन्होंने जो तकर्रुरनामा देने की तकरीब में खातून, मुस्लिम खातून के चेहरे से निकाब खींचने की कोशिश की थी। ये वाक़या भी बड़ा जो है तनक़ीद का बायस बना, लेकिन नीतीश कुमार के कान पे जू नहीं रहेंगी, उनके चेहरे पे नदामत की कोई जो है झलक नज़र नहीं आई, बल्कि वो जस्टिफाई करते नज़र आए अपने इस जो है इंतहाई घटिया जो है हरकत को। एक चीफ मिनिस्टर, एक उम्मीदवार, खातून उम्मीदवार अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए जाती है, पूरी तकरीब है, पूरा हुजूम है, पूरे लोग हैं, वहाँ पे उसका जो है आप नकाब खींचते हैं। तो नीतीश कुमार ने नकाब खींच के ये पैगाम दिया बिहार के लोगों को कि उनके पास औरत की कोई इज्जत नहीं है, और कोई औरत की इज्जत लेता है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए नीतीश कुमार की जहां तक बात आप करेंगे, उस वाक्य के बाद से जो है नीतीश कुमार को बहुत ही तनकीदों का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार दिमागी दिवालियापन का शिकार हो गए। हमने खुद अपने इस प्लेटफॉर्म से, सियासत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हमने कहा था कि दिमागी दिवालियापन का शिकार हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ एक बनाए नाम जो है चीफ मिनिस्टर है फिलहाल बिहार में, क्योंकि बीजेपी के पास जेडीयू से ज़ायद सीटें हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो उसके पसे पर्दा कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है। इस तरीके के वाक़यात अगर चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो जाए तो इस तरीके के वाक़यात जब रोनुमा होते हैं, पटना में एक नीट की स्टूडेंट की अस्मत रेज़ी और उसका बेरहमाना कत्ल, इज्तिमाई अस्मत रेज़ी और बेरहमाना कत्ल का मामला जब आ जाता है, नीट की स्टूडेंट का मामला जब आ जाता है, तो उस तरीके के वाक़यात के बाद जो है बीजेपी को शायद शदीद तनकीदों का सामना करना पड़ेगा। जब शदीद तनकीदों का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा तो यकीनन ये तमाम चीज़ों से बचने के लिए शायद नीतीश कुमार को आगे रख दिया गया है। वैसे तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एक चेहरा है, और जो पसे पर्दा जो है वो पूरी रिमोट कंट्रोल जो है वो दिल्ली में किसी ना किसी के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है। वो रिमोट कंट्रोल के तहत जो है बिहार की हुकूमत चल रही है। बिहार में हम मुसलसिल देख रहे हैं, मुसलसिल आए दिन किसी ना किसी तरह से जो है इस तरीके के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें अक़लियतों को, दलितों को, ख़वातीन को, लड़कियों को मुसलसिल निशाना बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार का जो हालिया दिनों में फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हालिया इंतखाबात के जो इख्तिताम पजीर होने के बाद जब दोबारा इख्तिदार में एनडीए आई है, तब से बिहार जो है फिर ऐसा लग रहा है कि बारूद की ढेर पर बिहार चले गया है। आए दिन किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी मतलब वाक़या जो है इस तरीके का वाक़या मुसलसिल रोनुमा हो रहा है। सज्जाद साहब, यहाँ पर अहम बात यह है कि क्यों जो है बीजेपी के कायदीन जो बड़े बड़े बातें करते हैं, प्रवक्ता जिसको कहते हैं, तर्जुमान जो है वो न्यूज़ चैनलों पर बैठकर बात करते हैं, वो इस पर क्यों बात नहीं करते? बिल्कुल क्यों खवातीन की जो लूटी जा रही असमतें
उनके उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? जो जुल्म और ज्यादतियां हो रहे हैं खवातीन पर, मारपीट के वाकयात जो खवातीन के साथ रोनुमा हो रहे हैं, हाथरस का आपने जिक्र किया, अब ये लड़की का भी जो हाल है वो निहायत बहुत ही ज्यादा तशद्दुद जो है उसके ऊपर किया गया है और ये पोस्टमार्टम से इंकशाफ हुआ है। हालांकि पटना पुलिस तो ये चाह रही थी कि उसको सिर्फ कत्ल का वाकया दर्ज करके फाइल को क्लोज कर दे, मगर जो है वो जो पोस्टमार्टम जब हुआ, अपोजिशन की मुसलसिल जिद्दोजहद के बाद, रजाकाराना तंजीमों की कोशिशों के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में जिस किस्म के इंकशाफात हुए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। जी बिल्कुल दिल दहला देने वाले वाकयात हैं ये। और ये देखिए, हमारी बात यहाँ हमारे बहस करने का मौजू यही है कि इतना दिल दहला देने वाला वाकया पटना में आ गया, ना तो बीजेपी इस पे कुछ कहने को तैयार है, ना नीतीश कुमार इस पे कुछ कहने को तैयार है। तो अब सवाल यहाँ यही पैदा हो रहा है कि क्या जिस जंगल राज की बात की जा रही थी वो जंगल राज अभी भी जारी है? देखिए, एक अहम बात आपने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग जो है बिहार की राजनीति को या बिहार की हुकूमत को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग जो वहाँ पे बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, पहली बार ये कहा गया है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उन्होंने बीजेपी ही के जो है एमएलए को होम मिनिस्टर बना के बिहार में रखा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के बजाय, देखिए आमतौर पे कहा जाता था कि माजी में भी 2-3 बार नीतीश कुमार वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बल्कि 4 बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल से वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे हैं, तो कहा यह जाता था कि नीतीश कुमार हमेशा होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने होम मिनिस्टर की कुर्सी अपने पास रखी है, गोया के रियासत की पुलिस, रियासत का एडमिनिस्ट्रेशन, रियासत का सिस्टम, रियासत का कानून, ये रियासत का राजवनस सारा का सारा उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। पूर्वी वजीर जो है वो सम्राट चौधरी है। जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी जो है मुतनाज़ा शख्सियत है। खास तौर पर बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान जो है जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने सम्राट चौधरी के मुतालिक जो इंकशाफात किए थे वो इंकशाफात वाकई चौंका देने वाले हैं। और फिर बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट बनने के बाद जो है सम्राट चौधरी को रियासत के नज़्म व नस्क की बागडोर की जिम्मेदारी जो दी गई है वो निहायत तशवीशनाक बात है। मुमकिन है कि देखिए, अगर जब मुबैना मुजरिम ही जो है अगर किसी रियासत का वजीर दाखिला बन जाता है तो वहाँ पर गुंडा अनासिर की सरगर्मियाँ यकीनन तेज़ हो जाती हैं। नादरीन, हमने बात कही थी मद्रास हाई कोर्ट की, और फिर अब एक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जो है अलंकार अग्निहोत्री, उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। हालांकि जो अलंकार अग्निहोत्री हैं उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दिया था 26 जनवरी के रोज़, एक रोज़ कबल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ये कहते हुए उन्हें अफसोस है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो चल रहा है मगा मेला में, प्रयागराज इलाहाबाद जो पहले था प्रयागराज हो गया, वहाँ पर जो मेला चल रहा है उसमें कंट्रोवर्सी जो तनाज़ा उत्तर प्रदेश हुकूमत और शंकराचार्य के दरमियान में जो तनाज़ा पैदा हुआ था, वो तनाज़े से और यूजीसी में जो नए कवायद आए हैं, नए क़वानीन आए हैं, उससे जो है आलाज़ात के बच्चों का, स्टूडेंट्स का नुकसान होगा। ये दो हवाले देते हुए कल जो है अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, जिसके फौरी बाद आज जो है उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और उनके खिलाफ एक जुडिशल इंक्वायरी का भी उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ऐलान किया है। ये ताज्जुब की बात है, आपस में वो लोग ही एक दूसरे के दस्ते गिरेबान हो रहे हैं जो जिसका नज़रिया, जिसकी सोच, जिसका तरीक़ेकार एक ही तरीक़े का है। देखिए, यहाँ पर अगर अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफ़ा दिया है तो वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफ़ा दिया है तो संभल में अगर किसी मस्जिद के अतराफ मस्जिद की दीवार गिराई जा रही है तो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस हवाले से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने
जहां जहां पर भी आई लव मोहम्मद कहने पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारियां जो है वो काबिल मजम्मत है और गैर कानूनी है कहकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है तो इस वास्ते दिया था कि उन्हें वो शंकर आचार्य के खिलाफ जो हुकूमत यूपी का जो तनाज़ा चल रहा है उससे, और यूजीसी में जो खास तौर पर ब्राह्मण समाज के लोगों के सब नौजवानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो मुतवक्का जो मुबैना नाइंसाफियां हैं, वो नाइंसाफियों का हवाला देते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था, जिनके इस्तीफे को जो है कबूल करने के बजाय यूपी हुकूमत ने उन्हें मुअत्तल कर दिया और उन पर जुडिशियल इंक्वायरी का भी उनके खिलाफ में ऐलान कर दिया है। तो एक दूसरे के, एक ही सोच के, एक ही नजरिए के, एक ही फिक्र के लोग एक दूसरे के दस्ते गिरबान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ जरूर काला है। जी बिल्कुल। देखिए स्वामी जो अभिमुक्तेश्वर आनंद जो हैं शंकराचार्य, उनके साथ जो है माघ मेले के दौरान जो बदसलूकी हुई थी, उस बदसलूकी को लेकर जो है उन्होंने हुकूमत को निशाना बनाया था, योगी की हुकूमत को यूपी में, और उन्होंने कहा था कि ये जो है योगी की हुकूमत जब से आई है यहाँ पे जो है आम आदमी का जीना हराम कर दिया गया है, और ख़ास तौर से जो है मजहबी रसूमात के मामले में जो है आम आदमी को बिल्कुल ही जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल उस मसले को लेकर जो है शंकराचार्य का उनका जो लक़ब था, उस लक़ब पे जो है सवाल उठा दिए गए थे और कहा गया था कि यकीन मानिए मुसलमानों से कहते हैं कि कागज दिखाओ और शंकराचार्य से कहते हैं कि आपके शंकराचार्य होने का कागज दिखाओ। कमाल की बात है जी। बिल्कुल। तो जो है उनको जो है शंकराचार्य ही मानने से इनकार कर दिया गया था। मतलब देखिए क्या सिचुएशन है। पवन खेरा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो किसी के मजहब के नहीं, ये तो अपने मजहब के नहीं है जी, ये जो है मजहब धर्म के नाम पे सिर्फ जो है दुकान चला रहे हैं जी। ये जो है देखिए यहाँ पर हम तो हंस रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बात मजाक का खरीद लगी, मगर तशवीश की बात ये है जैसा जिस किस्म के रखे हमले शंकर आचार्य ने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश हुकूमत पर किए हैं, वो तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा गौ हत्या जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये खुद को अपने आप को सनातन कहते हैं। इस तरीके का इल्जाम जो योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने लगाया है, योगी आदित्यनाथ को वो संत मानने के लिए तैयारी नहीं है। बिल्कुल। देखिए इससे पहले माफ करना मैं रोक रहा हूँ आपको, मुझे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। ये बहुत एक अहम, क्योंकि इशू निकल गया, इधर आ गया, तो बहुत 2-4 दिन से मेरे दिल दिमाग में ये चीज पक रही थी। तो जिस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल अभिमुक्तेश्वरानंद ने, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो जिस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के लिए किया है, अगर उसका 5% भी अगर कोई मुसलमान करता तो शायद वो, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर टाटा पोटा यूपीए वगैरह तमाम दफात के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। यहाँ पर जिस तरीके के इल्जामात ये अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन पर लगाए हैं योगी आदित्यनाथ पर, उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि उसे योगी ना कहे और उन्होंने वो मतलब संत उसको ना कहे, वो मतलब वो ढोंगी है। इस तरीके की बातें जो है उन्होंने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड की है। तो ये देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि वो एक ही नजरिए के लोग एक दूसरे के दस्ते गिरेबा हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की हरकत अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी के साथ प्रयागराज के वो मेले में हुई है, वो काबिल मजम्मत है। एक धर्म गुरु, हाँ वो किसी भी मजहब का हो, उनका अदब, उनका एहतराम जो है वो तमाम लोगों पर लाजमी है। आप भले ही मैं उनके नजरियात से मेरी मुखालिफत यकीनन है, मजहबी अकायद से मैं मुखालिफत करता हूँ यकीनन, लेकिन मुझे एक मुअज़्ज़िज़ शख्स होने के, किसी दूसरे मजहब के एक धर्म गुरु होने की वजह से उनका अदब जो है, उनका एहतराम मेरे ऊपर लाजिम है। तो यकीन जाने के हुकूमत उत्तर प्रदेश को भी उनका अदब और एहतराम करना चाहिए था। जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके का सलूक इख्तियार किया गया था अभिमुक्तेश्वरानंद के ताल्लुक से, अभी तक भी मैं गालिबन समझता हूँ वो मौन व्रत पे, वहां पर कुछ व्रत पे वो धरने पर बैठे हुए, पिछले 7 दिनों से उन्होंने स्नान नहीं किया और वहां पर उसी प्रयागराज के उसी मेले में वहां पर वो मौजूद है। तो हमारी बात चल रही थी अलंकार अग्निहोत्री के मुताल्लिक, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। आप देखिए
देखिए अदालतों में कितना तेजी के साथ, अब आपने देखा कि जी.आर. स्वामीनाथन ने क्या बोलकर जो है तकरीर की थी 26 जनवरी के दिन, और फिर आप अलंकार अग्निहोत्री को आप ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो, और यूजीसी में ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो कानून नया लाया गया, उसमें जो कानून के तहत जो है अपर कास्ट के नौजवान जो होते हैं, ऊंची जात के जो नौजवान होते हैं, ब्राह्मण जात के जो नौजवान होते हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। उन पर इस बात का इल्जाम लगाया गया है अब यूपी हुकूमत की जानिब से कि उनके खिलाफ जो है कानूनी तहकीकात की जाएगी। नाज़रीन, हमें इशारा मिल गया है, दो अहम खबरें हैं जिसको सरसरी तौर पर पेश करते हुए हम अपनी बात को खत्म करेंगे। अमेरिका क्या ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि जिस तरीके से तेजी के साथ मशरिक़ वस्ता में हालात तब्दील हो रहे हैं, अमरीकी नेवी का जो बड़ा कैरियर होता है अब्राहम लिंकन, जिस पर कई दर्जन हवाई जहाज भी होते हैं, जंगी जहाज भी होते हैं, फाइटर जेट्स भी होते हैं, वो मशरिक़ वस्ता में पहुंच गया है। और दरमियान में ईरान और अमेरिका के दरमियान में कशीदगी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। तो इसी तरीके के खदशात पेश किए जाहिर किए जा रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब्राहम लिंकन कैरियर का पहुंचना, फौजी बहरी बेड़े का पहुंचना जो है किसी न किसी एक आने वाली जंग का पेशखैमा साबित होगा। और एक खबर ये वरंगल से है, जहां पर 200 कुत्तों को जो आवारा कुत्ते होते हैं, उन्हें आवारा कुत्तों को मुबैना तौर पर खत्म कर दिया गया है। पिछले दिनों में 400 से 500 कुत्तों को खत्म कर जहर देकर मारने की खबर हमने आप पेश की थी। हम ये भी बताया था कि वरंगल के जो मजालिस मुकामी के इंतखाबात है उसमें वादा किया गया था कि आवाम को जो है आवारा कुत्तों से राहत दी जाएगी। उसके बाद फिर 400 से 500 कुत्ते जब मारे गए, फिर अब 20 कुत्ते मारे, 200 कुत्ते मारे गए। कुत्तों को तो जरूर मार रहे हैं जहर देकर, मगर फिरका परस्त कमीनों का कोई इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।